हाय फ्रेंड्स, मैं आपका पूछन और आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो कोई भी कंडक्टर के सरफेस के एरिया में से जब मैग्नेटिक फील्ड पास करती हुई जाती है या क्रॉस करती हुई जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जरा इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात पता होगी, ये जो सरफेस का एरिया है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी सरफेस के एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री में होती है, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के एरिया में से क्रॉस करती हुई जा रही है। तो अब आपको इस सरफेस में से बहुत सारे वेक्टर्स क्रॉस करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये सारे वेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स लाइन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस करती हुई जाती है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंडिंग करती है, तो वो हम पहले जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको दो पैरामीटर्स नजर आ रहे होंगे। एक तो वो जो क्रॉस कर रही है और वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और दूसरा वो जिस में से क्रॉस हो रही है और वो क्या है? सरफेस का एरिया। यानी कि ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से। साथ ही साथ अगर आप एरिया को भी इंक्रीज कर दोगे तो ज्यादा एरिया होने की वजह से अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होगी, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस के एरिया से। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स एक और चीज पे डिपेंडिंग करता है, और वो है ए और बी के बीच का एंगल। क्या वो 0 डिग्री है, क्या वो 30 डिग्री है, क्या वो 90 डिग्री है। यानी कि एंगल बहुत ही ज्यादा मैटर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स में। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में एंगल का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, वो समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बी को रिजोल्व करेंगे। और हम सबको पता है कि जब भी हम वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो हमेशा उसके दो कंपोनेंट मिलते हैं। एक मिलता है एक्स कंपोनेंट और दूसरा मिलता है उसका वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम वेक्टर बी को रिजोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेक्टर बी का एक एक्स कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम बी कोस थीटा बोलते हैं, और दूसरा वाई कंपोनेंट मिलेगा जिसको हम बी साइन थीटा बोलते हैं। तो अब आपको ये दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। तो अब आप बताओ कि इन दोनों कंपोनेंट में से बी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि आपको सरफेस में से क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग कहोगे कि जो ए वाला कंपोनेंट है ना, बी कोस थीटा वाला, वो ऐसा फील हो रहा है कि वो इस सरफेस से क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बी साइन थीटा इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल एकदम इस सरफेस के पैरेलल ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कंपोनेंट में से सिर्फ बी कोस थीटा वाला कंपोनेंट इस सरफेस को क्रॉस कर रहा है। तो वेक्टर बी का हमेशा वो कंपोनेंट जो कि सरफेस को क्रॉस करता है वो हमेशा कौन सा होता है? तो बी कोस थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बी साइन थीटा वाले कंपोनेंट का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बनता ही जब है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करती है। तो देखो, यहाँ पर आ गई ना एंगल की बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। तो यहाँ पर एंगल का फैक्टर कोस थीटा है। ओके, तो आप नोट करें कि कितने फैक्टर्स हैं जिन पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करती है। तो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो आ गया हमारा एरिया, क्योंकि एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो सरफेस के एरिया में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना। अगर हम एरिया को छोटा कर देंगे तो उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगी, तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। अब दूसरे फैक्टर्स की बात करें तो दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है बी कोस थीटा पे। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। या यूं कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के कोस थीटा वाले कंपोनेंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है। यानी कि सिर्फ बी कोस थीटा पर डिपेंड करता है, ना कि बी साइन थीटा पर। तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया ए इंटू बी का एक्स कंपोनेंट यानी कि बी कोस थीटा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो 5 रहेगा, फिर बी और ए को एक साथ कर देंगे और एंगल वाले पोर्शन को सबसे एंड में कर देते हैं।
तो हमारी फाइनल फॉर्मूला बन जाएगी 5 इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। तो ये बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वैसे हाँ, कुछ जगह पे 5 के बदले 5b लिखा हुआ होता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 5b भी मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हाँ, अगर 5e लिखा हुआ होता है तो ये अलग चीज है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि देखो, हमेशा दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और दूसरा होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो जब हम साइन थीटा वाले प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं जिसमें साइन फंक्शन मौजूद है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम कोस थीटा वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसमें कोस फंक्शन मौजूद है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि कोस थीटा ही आता है डॉट प्रोडक्ट में और साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इस फॉर्मूला में बी ए कोस थीटा लिखा हुआ है, तो जब भी हम कोस थीटा को रिमूव करते हैं तो उसके बदले इन दोनों के बीच में डॉट आ जाता है, यानी कि 5 इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। वैसे अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है, तो उसको आपको बी पे भी एरो लगाना पड़ेगा और ए पर भी एरो लगाना पड़ेगा, तो ये भूल मत जाना। तो इस तरह से हमें यहाँ पर दो फॉर्मूला मिल रही है, एक लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड फॉर्म में और एक लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में। और हाँ, एक और चीज दिमाग में डाल देना कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा स्केलर में आता है। अब हम इस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट बन जाता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो टेस्ला है वो इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर से। तो यहाँ पर हम टी के बदले न्यूटन पर एम्पियर मीटर रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और एम का स्क्वायर एम से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो इसके दो यूनिट याद रखना, एक तो टेस्ला पर मीटर स्क्वायर और दूसरा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। इसके अलावा एक तीसरा भी ऐसा यूनिट है जो है वेबर, जो इक्विवेलेंट है टेस्ला मीटर स्क्वायर से और न्यूटन मीटर पर एम्पियर यूनिट से। अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और जीरो वैल्यू कब होगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर एरिया और फील्ड के बीच का थीटा एंगल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की। देखो, हम सबको पता है कि कोस 0 डिग्री का आंसर 1 आता है और कोस 90 डिग्री का आंसर 0 आता है। इसका मतलब कि 1 मैक्सिमम वैल्यू है और 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का एंगल 0 डिग्री होना जरूरी है, यानी कि एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में पैरेलल होने चाहिए, तब जाके इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला की बात करें तो 5b इज इक्वल टू बी ए कोस 0 डिग्री, और हम सबको पता है कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हमारी फॉर्मूला बन जाएगी 5b इज इक्वल टू बी ए। अब मिनिमम फ्लक्स की बात करें तो जब एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब इन दोनों के बीच में कोस थीटा का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। और 0 को जी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो सारे 0 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस 90 डिग्री है। तो हमारी मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। देखो, हम जब भी डेंसिटी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मास डेंसिटी की, तो तब हम क्या कहते हैं? मास पर एरिया। अगर हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की, तो तब हम चार्ज पर एरिया कहते हैं। अगर हम बात करते हैं करंट की डेंसिटी कितनी है, तो तब हम कहते हैं आई को यूनिट एरिया से डिवाइड कर दो, तो वो बन जाएगा करंट डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो वो कितने पर यूनिट एरिया में वो कितना मौजूद है, वो कितना अवेलेबल है, उसको हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास यूनिट एरिया हो, उस यूनिट एरिया में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो
हो रहा है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि B मल्टीप्लाई ए किसके बराबर होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन अगर मैं इस एरिया को उठा के 5 के डिवाइड में रख दूं तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा, B इज इक्वल टू 5 पर यूनिट एरिया। यानी कि जब भी हम 5 और ए की रेशियो की बात करते हैं तो वो B के बराबर होता है। और अब तक हम इस B को मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते आए थे, लेकिन इस B का एक और तीसरा नाम भी है जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल हो जाएगा B। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो थोड़े टाइम पहले मैंने क्या बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर है। तो अब इन दोनों यूनिट में अगर पर यूनिट एरिया को इंक्लूड कर देते हैं तो फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचा टेस्ला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट है टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि किसी रेक्टेंगुलर लूप का एरिया 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर है और 0.3 टेस्ला जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के एरिया से पास हो रही है और इस फील्ड का और इस एरिया के बीच का एंगल पैरेलल यानी कि 0 डिग्री है। तो इस लूप का कितना फ्लक्स हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो A इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो A इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 मीटर इंटू 30 अपॉन 100 मीटर इज इक्वल टू 0.06 मीटर स्क्वायर। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू BA cos थीटा इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला इंटू 0.06 मीटर स्क्वायर इंटू कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 5 इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला इंटू 0.06 मीटर स्क्वायर इंटू 1। तो 5 इज इक्वल टू 0.018 टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेबर होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0.018 वेबर हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया और फील्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री होता तो 5 इज इक्वल टू BA cos थीटा इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला इंटू 0.06 मीटर स्क्वायर इंटू कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो 5 इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला इंटू 0.06 मीटर स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी 0.09 वेबर। लेकिन अगर एरिया और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता तो 5 इज इक्वल टू BA cos थीटा इज इक्वल टू 0.3 टेस्ला इंटू 0.06 मीटर स्क्वायर इंटू कोस 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ क्या है वो समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।